बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का ए है। अध्याय 1 में वास्तविक संख्या के बारे में दिया हुआ है और वास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी पढ़ा है। पीछे का देख लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो आइए देख लेते हैं, हम कुछ पॉइंट्स लिए हैं, इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। ऐसे इसके बारे में हम लोगों ने बचपन से ही सीखा है, सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद सवाल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले लिखा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत की तरफ जब चले जाते हैं हम लोग, तो वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या का उदाहरण अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 इस तरह से अनंत की तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अनंत की तरफ चले जाते हैं, 1 से शुरू होकर अनंत की तरफ चले जाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। नंबर 2 में दिया हुआ है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये भी अनंत की ओर चला जाएगा। इसका भी कोई अंत नहीं है कि कितना पूर्ण संख्या है। सिर्फ अंतर क्या है? ये 1 से शुरू है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अब नंबर 3 में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या के बारे में कि वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। क्यों क्या होगा? 0 नहीं होगा। ऐसा भिन्न जिसका कि हर जो है वो 0 नहीं हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। अब नंबर 4 में है सम और विषम। सम संख्या किसको कहते हैं और विषम संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको कहते हैं सम संख्या, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सम और विषम को अलग अलग 2 4 6 8 10 इस तरह से एक एक का गैप लेके लिखेंगे। ये क्या है? हमारा सम संख्या है। इन सब में 2 से भाग लग जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है पूरा पूरा, वह क्या होगा? सम संख्या होगा, और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या होगा। तो देखिए यहाँ 1 नहीं लिखे हैं हम, 3 नहीं लिखे हैं हम, 5 नहीं लिखे हैं हम, 7 नहीं लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। जो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है ये क्या है? ये सम संख्या है, और ये क्या है? ये विषम संख्या है। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है वो सम है, और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है वो क्या है? विषम है। उसके बाद है नंबर 5 में अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जिसका मात्र 2 ही गुणनखंड होता है, एक वो खुद और एक वैसा संख्या जिसका मात्र 2 ही गुणनखंड होगा वह क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। और हम लोग सब जानते हैं कि 2 क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 2 सम संख्या भी है, लेकिन 2 क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है। इस संख्या को ऐसे समझ सकते हैं कि वैसा संख्या जिसमें कि 1 से भाग लगता है या उससे खुद से भाग लगता है। जैसे 2 है, उसमें आप किससे किससे भाग दे सकते हैं? 1 से दे सकते हैं, पूरा पूरा कट जाएगा, और 2 से देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। और किसी संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 3 है, 1 से दे सकते हैं और 3 से दे सकते हैं। 5 है, 1 से देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 7 है, 1 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा।
जो संख्या की खुद से और 1 से, बस 2 ही संख्या से विभाजित होता है, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जबकि वैसी संख्या जो कि 1 से, खुद से और भी दूसरी संख्याओं से कटता है, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ अभाज्य पूछ रहा है, तो अभाज्य में हम लोग लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 8 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 8 1 के पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में है, 4 के पहाड़े में है और 8 के पहाड़े में है। 9 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 9 1 के पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में है और 9 के पहाड़े में है। 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 11 1 के पहाड़े में है और 11 के पहाड़े में है। 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा अभाज्य संख्या है। हम उदाहरण के लिए 2-4 ही लिए हैं। क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या, या इसको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 6 में यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। ये अभाज्य को रूढ़ कहते हैं और भाज्य को यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो भाज्य क्या होगा? ये तो अभी जो लिखे थे ये अभाज्य है। तो भाज्य किसको कहेंगे हम लोग? भाज्य उसको कहते हैं जो कि 1 के पहाड़े में भी आता है, जिसमें 1 से भाग लगता है, उस संख्या से खुद ब खुद भाग लगता है और दूसरी भी संख्या से भाग लगता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि 4 ले लीजिए। 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। कैसे है? देखिए, ये 1 के पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में है और 4 के पहाड़े में है। अगर 6 ले लेते हैं तो ये किस में है? 1 के पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में है और 6 के पहाड़े में है। तो देखिए इसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड है ना। जबकि अगर 2 लेते हैं तो 2 किस में है? 1 में है और 2 में है। 3 को लेते हैं तो 1 में है और 3 में है। 5 को लेते हैं तो 1 में है और 5 में है। इन सबका 2-2 ही गुणनखंड है, जबकि इसका क्या है? बहुत ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है, वह संख्या क्या कहलाता है? यौगिक या भाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, ये हो गया भाज्य। अभाज्य और भाज्य के बारे में भी आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। लास्ट है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। अब लास्ट में लिखे हैं हम ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक के बारे में। तो क्लास 9 में हम लोग पूर्णांक के बारे में अच्छा से समझेंगे, और इससे पहले हम लोग क्लास 8 में पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक क्या है। एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है और एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसको हम लोग संख्या रेखा पर समझते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा और धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। एक संख्या रेखा लेते हैं जो इधर भी आगे अनंत तक जाएगी, और इसमें इधर भी ऐसा एरो लगाए हैं, इधर भी ये अनंत तक जाएगी। एक मिडिल बिंदु होगा हमारा, ये है 0। अब 0 से इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन 0 के बाईं साइड जैसे आते हैं तो क्या हो जाता है? ऋणात्मक मान मिलने लगता है। इधर ऋणात्मक मान मिलता है, जबकि 0 के इस तरफ क्या मिलता है? धनात्मक मान मिलता है। यही क्या है? ये पूर्णांक कहलाता है। इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा और इधर वाला धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। अब देखिए इसमें सवाल हमको इस तरह से मिलेगा इस चैप्टर में कि क्या जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होगा? अगर कोई प्राकृतिक संख्या है तो क्या वो पूर्ण संख्या भी है? तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से क्या हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक है संख्या है वो पूर्ण संख्या भी होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी होगा। और लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होगा, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है, जबकि प्राकृतिक संख्या में तो 0 नहीं होता है। तो जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। और सवाल इस तरह से आएगा कि क्या भिन्न को परिमेय संख्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। वैसा भिन्न जो जिसका कि हर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में आता है वह एक परिमेय संख्या होगा। इस तरह से भी सवाल हमको मिलेगा कि क्या पूर्णांक
परिमेय संख्या हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। हम लोग कोई भी ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक को लेके भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 3/2 या लिख सकते हैं -4/5, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। देखिए अंश हमारा क्या है, ऋणात्मक है और हर धनात्मक है। ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों को लेके भी हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को लेके भी हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो सब पूर्णांक से हम लोग क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में भी आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब इस तरह से ये सब समझने के बाद अब हमको सवाल बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल क्या है इस चैप्टर में। प्रश्नावली 1 का ए जो है, इसमें कौन कौन सा सवाल है हम लोग देखते हैं। इसका बारी बारी से सारे सवाल को हम हल करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं कि सवाल क्या है। यहाँ है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथन की पहचान करें। ये जो कथन दिया गया है इसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आइए नंबर 1 को पढ़ते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अभी हम बताए थे कुछ देर पहले ही आपको कि प्रत्येक पूर्णांक से हम परिमेय संख्या को बना सकते हैं। तो नंबर 1 में क्या लिख देंगे, सत्य। नंबर बी में है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, जिसको कि p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और भिन्न क्या है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, वही भिन्न है। तो भिन्न को परिमेय संख्या भी कहते हैं हम लोग। तो नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नंबर 3 में है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कहता है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ है, इसलिए है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती है ना। तो यही पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। तो हाँ है, जो भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या भी है। तो नंबर 3 भी क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। अब है हमारा नंबर डी में है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 3 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है, लेकिन 3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे असत्य। नंबर 3 हो गया असत्य। तो नंबर डी में क्या लिखेंगे, असत्य। नंबर डी हो गया असत्य, इसलिए क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। 3 एक ऐसा पूर्णांक है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये नंबर डी हमारा असत्य हो गया। नंबर ई में है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ नंबर सी में था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये तो हमारा सत्य हो गया था, क्योंकि 1 2 3 4 5 इस तरह अनंत की तरफ जाते हैं, ये प्राकृतिक संख्या है। 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है। ये जो है प्राकृतिक संख्या है, और पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जाते हैं हम लोग। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो सत्य लिखे थे। लेकिन अब यहाँ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 है। तो कह रहा है कि ये पूर्ण संख्या जो है ये प्राकृतिक संख्या हो सकता है। तो है, लेकिन क्या है, 1 2 3 4 से शुरू है। 0 एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 2 3 4 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन 0 एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए नंबर ई भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
नंबर ई हो गया औसत। नंबर एफ में है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब देखिए कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए हम लोग क्या ले लेते हैं 3/4, ये एक परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या है नहीं। पूर्ण संख्या से हम लोग परिमेय संख्या को बना सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए नंबर एफ भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या बना सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बना सकते हैं, इसलिए नंबर एफ हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। इस तरह से प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इस तरह के और भी क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम हमेशा चाहेंगे कि गणित को सरल से सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप उसे खेल खेल में सीख लें और आपके सामने कोई समस्या भी ना आए। इसी तरह के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।